आप सबको मेरा नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं और वो मुद्दा आपको भी उतना ही प्रभावित करता है शायद जितना इस देश के विपक्ष को करता है। लेकिन बहुत कुछ बोलने से पहले कुछ तथ्य यहां पर बोल देने जरूरी हैं। अभी अभी बजट सेशन की समाप्ति हुई है और हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार, आजाद हिंदुस्तान के 75 साल की राजनीति में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का अवरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और एक संयुक्त विपक्ष ने जेपीसी की अडानी महाघोटाले पर बात की। हम ईडी जा रहे थे, हमारे सांसद 200 सांसदों को 2000 पुलिस फोर्स रोकता है। हम संसद में जहां धरना करते हैं वहां पर मार्शल्स आते हैं, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं और विपक्ष की सबसे मजबूत और प्रखर आवाज को विपक्ष के ही नहीं सदन से ही निष्कासित कर दिया जाता है, एक मैच फिक्स करके, एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को सवाल पूछे अडानी पर और उनकी आवाज को बंद करने का काम लगा मोदी सरकार को कि वो कर देगी। लेकिन असलियत यह है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बौखला जाती है। राहुल जी के सवालों से यह सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए अब हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछेगा। एक भी सवाल इनसे अनकंफर्टेबल पूछ लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों की दुर्दशा, चीन का अतिक्रमण और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी महाघोटाला। यह सरकार अब हर उस आवाज का दमन करने को तैयार है जो इस तरह के सवाल पूछेगा या तथ्यों को सामने लाएगा। बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, चाहे वो अडानी महाघोटाला हो, चाहे वो चीन का अतिक्रमण हो। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, जब अधिकांश मीडिया को पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चलाने की जरूरत करता है तो ऑल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं। आज इस सरकार ने उन आवाजों के भी दमन की बात करी और उसमें आपके जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके अखबारों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। आईटी अमेंडमेंट रूल इस सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। यह जनवरी में ड्राफ्ट निकाला गया था और कंसल्टेशन की बात करी गई थी। कोई व्यापक चर्चा इस पर नहीं हुई। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो संतुष्ट नहीं है उस चर्चा से और उसके बाद भी रातों रात इसको नोटिफाई कर दिया जाता है। ये आईटी अमेंडमेंट रूल तब नोटिफाई किए जा रहे हैं जब आईटी एक्ट 2021 की ऑलरेडी कोर्ट्स में है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट को अभी उस पर चर्चा करनी है और उसका संज्ञान लेना है। तो ऐसी क्या जल्दी है? और अब जो जनवरी में आया था उसमें फेक न्यूज के खिलाफ पीआईबी फैक्ट चेक करेगा। अब और भी बड़ी बात कह दी गई है, फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है उस पर एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो सरकार के अंतर्गत रहेगी, बॉडी, वो फैक्ट चेक करेगी। सरकार ही कोतवाल है, सरकार ही मुजरिम है, सरकार ही जज है, सरकार ही सब कुछ अपने बारे में करेगी। तो अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं जो कि असहज है तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने अपने आप को एक एकाधिकार दे दिया, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज को हटा सकते हैं। लेकिन ज्यादा कुछ कहने से पहले सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा 2019 में चुनाव के जस्ट पहले आप ही के एक साथी ने बहुत बड़ी एक स्टोरी लगाई थी कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 35 साल में सबसे ऊपर है। सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने उसको फेक न्यूज बताया था और 31 मई को जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो एनएसएसओ ने वो डेटा जारी किया और 45 साल में सबसे ऊपर बेरोजगारी थी। तो जिसको आप चुनाव के पहले फेक न्यूज बता रहे थे और उस डेटा को आपने एनएसएसओ को निकालने नहीं दिया, वो 3 महीने बाद डेटा भी सही था, खबर भी सही थी, सरकार को बचाने का काम खुद सरकार ने किया था फेक न्यूज कहकर। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक स्टोरी करी मार्च में 2022 में और उन्होंने कहा कि आधार जो है
वो मिड डे मील स्कीम्स के लिए, जो पोषण की स्कीम्स होती हैं बच्चों के लिए, वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा। सरकार की यूनिट ने उसको जून में फेक न्यूज बताया कि ये फेक न्यूज है, और अगस्त में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक नोटिस जारी किया और कहा कि आधार मैंडेटरी नहीं होगा। अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? सवाल सिर्फ इस बात का है, अगर वो फेक न्यूज थी तो आपको नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा? तीसरी स्टोरी मैं बताती हूं। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत होती है। आप में से बहुत लोगों ने सोर्सेस के माध्यम से पुष्टि कराई, आपने स्टोरी चलाई कि 20 जाबाजों की शहादत हुई है, झड़प हुई है गलवान वैली में, और उस खबर को आप इस देश के सामने लाए। इस सरकार ने उसको डिनाई किया, इसको फेक न्यूज कहा गया तब तक जब तक बॉडीज वापस घर नहीं आने लगी, और फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टि करनी पड़ी। तो हर जो चीज असहज रहेगी उसको आप पहले डिनाई करके फेक न्यूज कर दीजिएगा, और उसके बाद उसी पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे अभी भी याद है, यूपी में चीनी ऐप अपने फोन से हटाया जाए, ये खबर चली थी, उसको भी बोला गया था फेक न्यूज है। फिर पुष्टि सरकार नहीं करी, वहां के एडीजी नहीं करी कि नहीं ये सही खबर है। राहुल गांधी जी ने रेलवे की निजीकरण की बात करी थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको भी फेक न्यूज कहा गया था। बाद में सबने देखा क्या हुआ। तो मेरा कहना यह है कि जो भी असहज है, अगर अब अडानी पर खुलासे होंगे जो कि लगातार हो रहे हैं, और मैं दुख के साथ भी कहती हूं और थोड़ा सा क्षोभ के साथ भी कहती हूं, अडानी के खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रहे हैं आज की तारीख में। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इसको कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया की फैक्ट फाइंडिंग एजेंसीज इस पर कर रही हैं काम, उसको भी फेक न्यूज कहा जाएगा। अब हम देश को पूरी तरह से सेंसरशिप पर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरशिप है, इसका और कोई भी पर्याय नहीं है, इसका मुझे और कोई समझ में नहीं आता है। आज मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है। एक चीनी कंपनी अडानी के हर कॉन्ट्रैक्ट में सब कॉन्ट्रैक्टर है, वो दहेज से लेके कांडला, हजीरा, मुंद्रा हर पोर्ट में घुसा हुआ है, उसको भी फेक न्यूज बता देंगे, उसके भी डिफेंस में आ जाएंगे। तो सवाल आज ये है कि क्या विपक्ष की आवाज को दबाते दबाते सरकार अब स्वच्छंद मीडिया, सरकार अब पूरी तरह से सेंसरशिप पर उतर आई है, और यह जरूरी है कहना। और अब ये जो एक बेतुकी बात कही गई, फेक न्यूज अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ऐसा ही है तो सरकार को आईना भी दिखाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, और फेक न्यूज के सरगना जितनी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड और आईटी सेल के लोग हैं, उनसे बड़े कोई नहीं है। लगातार उनका झूठ पकड़ा जाता है, और हम ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उसको वेरीफाई करते हैं कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया है, ये फेक न्यूज है। झूठ फैलाने का काम इस सरकार के मंत्री करते हैं, खुद प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। मैं नहीं पढ़ना चाहती किसी और विवाद में, लेकिन यह सच है कि जो विवाद इस समय प्रधानमंत्री की एजुकेशन या किसी चीज को लेकर चल रहा है, उसका जो बेडरॉक है, द इशू देयर इज कि वो झूठ बोला गया है। तो किसकी फेक न्यूज की बात करेंगे आप? एक व्यक्ति प्रशांत पटेल है, स्टैंडिंग काउंसिल है गोवा का, भाजपा का सदस्य। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि आप लगातार फेक न्यूज फैलाते हैं, आप माफी मांगिए। इसके खिलाफ सरकार एक्ट करेगी। और ये जो रूल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसमें कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। आपने प्लेटफॉर्म को बोल दिया, प्लेटफॉर्म को हटाना ही पड़ेगा। इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म कोई नहीं है। और एक ये भी सच है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने खुद से आगे बढ़कर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाई है, जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जैसे कि एनबीएसए है टीवी चैनल्स के लिए, ऐसी ही एक बॉडी उन्होंने भी बनाई है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात फैक्ट चेकर्स के लिए भी चल रही है। फैक्ट की आपको बड़ी चिंता है, लेकिन फैक्ट चेकर्स को जेल में डालना है। तो दिक्कत की बात यह है कि जब सरकार, एक हमारे शास्त्रों में कहा गया, निंदक नियरे राखिए, सरकार को ना निंदक पसंद है ना निंदा पसंद है, ना स्पष्ट बात करने वाले पसंद है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें करके आप विपक्ष को या इंडिपेंडेंट मीडिया को या असहज सवालों को दबा दीजिएगा, तो सच छुपाए नहीं छुपता है, ये अपने आप में एक बात है।
मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की समस्या ही यह है कि कोई सवाल ना पूछे। क्या सरकार यह जवाब दे सकती है कि भारतीय जनता पार्टी 18,000 फेक ट्विटर अकाउंट को क्यों हैंडल करती है? क्या सरकार यह बात दे सकती है कि एक ही आईपी एड्रेस से 23 वेबसाइट, तमाम फेसबुक पेज भाजपा के क्यों चलते हैं, जो सीमिंगली इंडिपेंडेंट है लेकिन एक्चुअली प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा भाजपा का फैलाते हैं? अगर आप फेक न्यूज पर क्रैकडाउन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के फेक न्यूज तंत्र पर क्रैकडाउन करिए, क्योंकि जो क्रैकडाउन करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी अमेंडमेंट रूल नोटिफाई करके किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस आशय से किया गया है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो डर के, धमका के उनको घर बिठाया जा सके। आप एक व्यक्ति को चुप करा दीजिएगा, आप 2 व्यक्ति को चुप करा दीजिएगा, लेकिन आज तो जनता खड़े होकर पूछ रही है कि यह सरकार, मोदी जी और उनके सारा तंत्र आज अडानी को बचाने पर क्यों तुला हुआ है। आपके सवालों का स्वागत है। If I may just make a quick statement in English on this, the IT amendment rules have been notified by the Ministry of Electronics and Information Technology as of 2 days back. It's bizarre because these rules were put up for consultation in January. It now says that fake news against the central government will be checked by a unit of the government itself. So the government is the propagator, the author, the originator, and the factory of fake news operators. And which is why the question is the government willing to discuss issues that really matter? A budget session has just gotten over. The Adani scam, the Chinese occupation, unemployment, high prices, income inequality continue to be the raging issues of our times. What you did, you first sent police and marshals to silence the MPs. You canceled Rahul Gandhi's membership and you believe that he's not going to talk after that. You believe that because you will suppress large sections of media, you can do that to independent digital platforms as well. You are trying to control. This is nothing but censorship and control of the World Wide Web. And every stakeholder is up against it. The social media platforms are against it. The users are against it. The media houses are against it. You read the statement of your own body, the Press Council of India, and you will figure out how draconian these rules are and how everything is being done to suppress the truth, to suppress the press. This violates India's constitution. This violates freedom of speech and expression. And more than anything else, it violates the IT Act of 2000, which is the mother law under which these amendments are being made. The uncomfortable questions, the uncomfortable truth baffles this government. They are on the back foot, and which is why they are now trying to control the World Wide Web. There have been numerous instances of a news being called out as fake news by the government and then turning out to be true. Whether it was unemployment at a 45-year high, whether it was Aadhaar being made mandatory for children, whether it was the Galwan clashes, and then of course the supreme sacrifice of our soldiers, any issue, whether it was railway privatization, whether it was Chinese app being banned, everything so far has had a pattern. Everything which is uncomfortable to the government will be called out as fake news, and then the same government will go and act in accordance with the news item. So this is a very baffling pattern. This should worry every Indian, because this is nothing but seizure, control, and censorship of the World Wide Web. And I will only end by saying that if you are really serious about fake news, will you act against your own? Because the biggest fake news factory in the world is the BJP IT cell. The half-truth, the complete lies, the slander, the reputation assassination that happens from that fake news factory. Statements made by the Prime Minister attributed to somebody else. Statements not made by anybody attributed to people. Are you willing to act against your own? Is the Prime Minister going to be called out for the lies that he peddles? Is the Home Minister going to be called out for the lies that he peddles? Is the BJP IT cell going to be banned? That's the question today. Happy to take your questions on this, please. ये सिर्फ अब विपक्ष या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खतरा नहीं रह गया है, ये अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, ये आईटी
लॉ जो मदर लॉ है 2000 उसके लिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ड्रैकोनियन है, ये अनैतिक है और ये इल्लीगल है। इसके अलावा इसको किसी तरह से नहीं देखा जा सकता है। आज खतरा सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है, आज खतरा आपके जैसे पत्रकारों के लिए भी है। अगर आप मेहनत कर कर कोई ब्रेकिंग न्यूज लाते हैं या कोई ऐसी खबर लाते हैं जो इस सरकार के लिए असहज है, तो सरकार की यह यूनिट उसको फेक न्यूज बताकर किसी भी प्लेटफॉर्म से हटा सकती है। आपके पास कोई भी जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है इसकी, आपके पास राइट टू अपील नहीं है, और जो सुप्रीम कोर्ट के अपनी ही रूलिंग है इस पर, उसका भी अध्ययन नहीं है। तो ये मामला विपक्ष से, ये मामला अब कांग्रेस से उठ के और बड़ा हो गया है। ये मामला अब आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट वॉइसेस, सरकार को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल जो बनाते हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा है। और इसको सिर्फ हम विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध आप कर रहे हैं, इसका विरोध न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, इसका विरोध न्यूज़पेपर्स कर रहे हैं, इसका विरोध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। उसके बावजूद इतना ड्रैकोनियन लॉ क्यों लाया जा रहा है? I am first going to take questions on this. मैं यूजुअली किसी का नाम लेके यहां से नहीं बोलती हूं। किरण रिजिजू जी अरुणाचल से आते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है वो अरुणाचल से आते हैं। अरुणाचल में चीन ने 3 बार नाम बदलने की धृष्टता करी है। इस देश के कानून मंत्री है या ट्रोल मंत्री है, उस पर बोलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक कमेटी बनाई है तो उस कमेटी का आने दीजिए प्रकरण, उसका आने दीजिए रिपोर्ट। आपकी क्या जल्दी है? आप क्यों जाके रूल्स बंद करना चाहते हैं? आपको रूल्स बनाने की क्या जल्दी है? क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि सवाल हर ओर से उठ रहे हैं। सवाल समूचे विपक्ष से उठ रहा है, सवाल इंडिपेंडेंट मीडिया से उठ रहा है, सवाल आज जनता उठा रही है। आप इंडिपेंडेंट मीडिया को रेगुलेट कर दीजिएगा, विपक्ष के सांसद को निष्कासित कर दीजिएगा, जनता को भी जेल में डाल दीजिएगा। असलियत यह है। तो किरण रिजिजू जी हर बार कुछ औने बौने उलझुल बातें करते हैं। वो अरुणाचल से आते हैं, उनसे मेरा एक सीधा सवाल है। अरुणाचल ने अप्रैल 2017 में, दिसंबर 2021 में और अप्रैल 2023 में चीन ने अरुणाचल में जगहों का नाम बदला। इस पर उनका वक्तव्य कब आएगा? पहले मैं इस पर सुओ मोटो ले लूं, फिर मैं लूंगी अदानी पे। एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दिस? हाँ पूछिए। आपने पता नहीं, एक कहावत है हमारी और होती है गांव में कि जादूगर की जान जो है वो तोते में बसती है। अडानी पर बोलो दर्द मोदी और भाजपा को होता है। सबसे पहली बात तो मैंने भी वो ट्वीट देखा जिसका आपने जिक्र किया है। हम तो अडानी पर बोल रहे हैं, आप क्यों बचाव में उतर आते हैं? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनकी आईटी सेल, उनके फेक न्यूज सरगना कूद पड़ते हैं अडानी के बचाव में। आप अडानी के मुलाजिम हैं, आप अडानी का काम करते हैं, आप भारत सरकार के मुलाजिम हैं या आप भाजपा के लोग हैं? अगर आप भाजपा के लोग हैं तो भाजपा का बचाव करा करिए, सरकार के मंत्री हैं, नीतियों का बचाव किया करिए। अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं? और जो सवाल हमारे मन में आता है आज, वो यह सवाल देश की जनता के मन में आ रहा है। कहां अडानी को जाता है, दुखती रग अडानी की दवाई जाती है, दर्द होता है प्रधानमंत्री मोदी और उनके मुलाजिमों को। क्यों भाई? अडानी को बोलने दीजिए ना, हमने अडानी पर बोला है, अडानी दे इसका स्पष्टीकरण। जो उस व्यक्ति का फादर है उसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से लेना देना है, उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं? वो हर पोर्ट में घुसा हुआ है, आपके स्ट्रेटेजिक रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका हस्तक्षेप है। 5-5 पोर्ट्स में कांडला, दहिजा, हजीरा, मुंद्रा, विशाखापट्टनम, वो रेलवे रोड बना रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का बना रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर रहा है। अरे भैया, अडानी को भी कुछ स्पष्टीकरण देने दीजिएगा, या अडानी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का काम भी अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं? नब्ज इनकी दुखाओ,
तो दर्द होता है साहब को और उनके लोगों को। मैम, अदानी के मुद्दे पर आप लोग जितने गंभीर हैं, आपके जो वरिष्ठ विपक्ष के सहयोगी हैं, वरिष्ठ नेता शरद पवार, वो इतने गंभीर नजर क्यों नहीं आ रहे? वो तो नरम बयान दे रहे हैं। आप लोग जेपीसी की मांग को भी वो गैर जरूरी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है अदानी को टारगेट किया जा रहा है। इस पर क्या कांग्रेस को कहना है और क्या इससे विपक्षी एकजुटता आपको लगता है प्रभावित हुई है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि विपक्षी एकजुटता किसी भी तरह से प्रभावित हो रही है। समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है। इस बार के बजट सेशन में सरकार इसीलिए बौखलाई हुई है, इसीलिए घबराई हुई है और इसीलिए इंटरनेट को कंट्रोल और सेंसर करने की बात हो रही है, क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर एक मत में मोदी सरकार को घेर रहा है। जहां तक उनके बयान की बात है, वो वरिष्ठ है, उनका बयान हो सकता है, लेकिन बहुत गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले हैं यहां पर एक चीनी व्यक्ति का, चीनी कंपनी का, जिसका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लेना देना है, वो घुसा हुआ है पूरे तंत्र में। उसको अडानी जी लेके गलबैया कर रहे हैं। अगर ये एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है तो एंटी नेशनल एक्टिविटी क्या है? इस देश के लोगों का, एलआईसी के धारकों का, पॉलिसी धारकों का 30 करोड़ से ऊपर जो है, 45 करोड़ से ज्यादा एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स है, उनका पैसा डूब रहा है। एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट था वो नेगेटिव हो गया है। ये देश के लोगों के पैसे का सवाल है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, ये अनियमितता का सवाल है। मुझे नहीं लगता इसमें मेरा और भी कोई मत है। मेरा सवाल हो गया। मैंने अपना जवाब दिया और मैंने अपने जवाब में बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा है कि बहुत गंभीर मुद्दे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसमें मुद्दा लोगों का है, इसमें मुद्दा देश के पैसे का है, इसमें मुद्दा देश के कानून के साथ उल्लंघन का है। अडानी इज अ लीडिंग मोनोपोली। वो एग्रीकल्चर और फूड में, वो सीमेंट में, वो रिन्यूएबल एनर्जी में, वो पोर्ट में, वो एयरपोर्ट में एक छत्र राज कर रहे हैं, मोनोपोली है। उनके लिए इस देश के कानून बदले गए कि उनको एयरपोर्ट मिले, उनके लिए एसईजेड का कानून बदला गया, पोर्ट का कानून बदला गया। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी चीनी कंपनी को अपने हर सब कॉन्ट्रैक्ट देता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम सवाल नहीं खड़ा होगा। बेनामी कंपनीज, 36 शेल कंपनीज, 38 शेल कंपनीज का उनके ऊपर आरोप है। ये किसका पैसा आ रहा है देश में? 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? ये सवाल तो उठेगा ही। मुझे लगता है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से हम वो सवाल जरूर उठाएंगे जो हमें सही लगते हैं। अगर आप राहुल जी से जरा भी वाकिफ हैं, अगर आपने उनको अपना पब्लिक कॉन्डक्ट या पर्सनल कॉन्डक्ट करते हुए देखा है, वो कभी भी ना मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, ना आक्रोश व्यक्त करते हैं, ना जो आपने कहा कि कोई स्ट्रेटेजिक तौर पे काम करते हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी उन लोगों ने करी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो, चाहे राहुल जी के खिलाफ हो, उसकी हम जितनी निंदा करें वो कम है। ये सब लोग वो हैं जो कांग्रेस के बिगेस्ट बेनिफिशियरीज थे। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने अपने अंतिम चुनाव 84 में जीता था, आजाद साहब ने अपना अंतिम चुनाव, और जब तक राज्यसभा में बने रहे सब कुछ चंगा था। जब राज्यसभा खत्म होती है और घर का लगान देना पड़ रहा है मोदी जी को और एक किताब को बेचने के लिए, वो आजाद से गुलाम बनने पर तुल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कौन उनको राजनीति में लाया? वन ऑफ द यंगेस्ट टर्क्स, सबसे कम उम्र में मिनिस्टर बने। आज वो जाके उलझुल बातें कहते हैं, ये उनका चरित्र दिखाता है, ये उनका जो असली चाल चरित्र चेहरा है वो दिखाता है। और मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस से जब कोई बीजेपी में जाता है तो ये जो आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट है, ये जो आइडियोलॉजिकल वैचारिक गुलाठी मारता है, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसको या तो बंगले के लिए समझौता करना है, किताब बेचने के लिए समझौता करना है, जमीनी विवाद को खत्म करना है। अन्यथा यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारी वैचारिक विचारधारा और भाजपा की विचारधारा में जमीन आसमान का, रात दिन का फर्क है।
ये बेवकूफी की बातें, इस पर मैं रिएक्ट भी नहीं करूंगी। देखिए मैम, आपके नेता ऑन कैमरा बोल रहे हैं। बोलिए, आपने सवाल ले लिया, बोलिए। ये सवाल important आप आई यू आस्क्ड अ क्वेश्चन। हाँ, वो सूपनखा जैसी लगती हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में सूपनखा से विशेष प्रेम है। प्रधानमंत्री मोदी सदन में हमारी सांसद रेणुका चौधरी जी को सूपनखा बुलाते हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय जी इस देश की बेटियों को सूपनखा बुला रहे हैं। यही इनका असली चाल चरित्र और चेहरा, यही महिलाओं का सम्मान है। और इस पर भी जो महिला नेत्री लोग हैं, बौखला जाती है, सवाल पूछो वो चुप बैठी रहेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है, ये उनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। यही बोलना है मुझे। देश की महिलाएं, देश की बेटियां, देश की आधी आबादी इसको देखे कि अगर आपके जीन्स पहनने पर, इनके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का बयान आया था, खट्टर का बयान आया कि रेप ही होता है क्योंकि लड़कियां जीन्स पहन लेती हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि कपड़े पहनने से सूपनखा लगती है। इस देश का प्रधानमंत्री सदन में एक सांसद को सूपनखा बुलाते हैं, तो यह भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा। आई विल जस्ट गिव अ रिप्लाई इन इंग्लिश सिंस यू आस्क्ड मी टू। व्हाट कैलाश विजयवर्गीय इज सेइंग at some level shows the love for Supnakha within the BJP. The Prime Minister had called one of our women MPs Supnakha. Now Kailash Vijayvargiya is saying the same thing. Khattar is on record, the Haryana Chief Minister, to say that women get raped because they wear jeans. Another Uttarakhand Chief Minister, who's no longer a Chief Minister, said women who wear shredded jeans have loose character. This is what the BJP is made up of, and which is why you find so many BJP legislators facing criminal charges as far as offenses towards women are concerned. Why are so many rapists having BJP connections? Why is it that political patronage is given to people who commit crime against women in the BJP? This is what the real DNA of the BJP is. What baffles me is that women leaders of the BJP will continue to keep quiet as Kailash Vijayvargiya and his ilk continue to make the comments. तमिलनाडु वाला जो बयान है, क्या पार्टी उसका संज्ञान लेगी? और प्राइमरली जो सुनाई दे रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि जज की जुबान काट लेंगे जिन्होंने। मुझे नहीं पता ये क्या बयान है और इसका बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। मुझे लगता है ये सब बातों को भटकाने का मुद्दा है। असली बात क्या है? असली बात क्या है कि इस लोकतंत्र में अडानी पर सदन में 40 मिनट के भाषण के 18 अंक राहुल गांधी जी के एक्सपंज किए जाएंगे। असलियत यह है कि 7 फरवरी को वो भाषण देंगे और 9 दिन बाद 16 फरवरी को अहमदाबाद हाईकोर्ट में पूर्णेश बूथवाला या पूर्णेश मोदी, जिसने अब अपना नाम रख लिया है, वो जाकर अपनी ही स्टे एप्लीकेशन विथड्रॉ करेंगे और कहेंगे कि मैंने सेशंस कोर्ट में जो चल रही थी स्टे, जो लोअर कोर्ट में चल रहा था, उसके लिए स्टे दिया था, मैं ही विथड्रॉ करता हूं। फिर फास्ट ट्रैक हियरिंग होती है, 23 तारीख को एक फिक्स जजमेंट आता है और उस जजमेंट के बाद राहुल जी की सदस्यता चली जाती है। यह रिवर्स इंजीनियरिंग है। आज तक इस देश में ऐसे मसले पर किसी को 2 साल की सजा नहीं मिली है। अगर 1 साल 11 महीने 29 दिन की सजा मिलती तो राहुल गांधी जी की सदस्यता नहीं जाती। इसीलिए मेरा मानना है यह फिक्स्ड मैच था सरकार की ओर से। वो चाहते थे कि राहुल गांधी जी सदन में ना बोले, क्योंकि उनको पता था जब वो बोलेंगे वो अडानी पर इनका मुखौटा और इनको बेनकाब करेंगे, अडानी पर इनकी कलई और खोलेंगे। वो ये जानते थे और इसीलिए जब राहुल गांधी जी ने 2 बार लिखित में और 1 बार मिलकर स्पीकर से बोलने का टाइम मांगा तो टाइम क्यों नहीं दिया गया? स्पीकर कहते हैं आप मेरे साथ चाय पी लीजिए, मैं आपको बोलने नहीं दे सकता हूं। क्यों नहीं बोलने दे सकते हैं भाई? और अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर कर मीडिया पर ऐसे ये कानून लगाकर वर्ल्ड वाइड मीडिया को सेंसर करके एक एजेंसी बिठा देगी जो किसी चीज को भी फेक न्यूज बताकर सारे प्लेटफॉर्म से न्यूज हटवाएगी, अगर आप आवाज दबा सकते हैं तो असलियत यह है, ये आपकी कायरता, आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट दिखाती है और लोग अच्छी तरह से ये समझ रहे हैं। Let's just take some questions offline. I think I'm done with the presser. You take questions offline. Thank you.